हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कॉर्पोरेट टैक्स का एक पार्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल। एक और चीज़, अगर आपको पूरी वीडियो के दौरान कुछ भी चीज़ आपको अजीब लगती है या कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी ऐसा हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, या फिर आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी कोशिश होगी कि हम वो कॉन्सेप्ट ही आगे कंटिन्यू करें। ओके, सो नाउ अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? तो देखो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर्ड हो, या फिर किसी स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग उस सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा दिया जाए। कुछ स्टेट के लॉ अलग होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर। तो क्या होता है, वहाँ का जो लॉ है ना, अगर वो लॉ कह देता है कि हाँ ये जो सोसाइटी है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही मानी जाएगी, फिर चाहे वो 1912 के एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो या ना हो। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो ये आता है हमारा अंडर सेक्शन 2 ऑफ 19। तो नेक्स्ट हमारा आता है इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो ग्रोस टोटल इनकम होती है ना, वो एक नॉर्मल एसएससी के तौर पर ही देखी जाती है और असेस्ड की जाती है। ग्रोस टोटल इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी असेस्ड इन द सेम मैनर एज ऑफ अदर एसएससी। तो अब क्योंकि ये अदर एसएससी के अकॉर्डिंग ही है, मैनर में ही है, तो इसको भी डिडक्शंस मिलती है 80G से 80JJA तक। और एक इसको खास 80P की डिडक्शन मिलती है। 80P की डिडक्शन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलती है। बाकी जो हमारी 80G to 80JJA डिडक्शंस हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, जब भी वो वीडियो आएगी बहुत जल्द आएगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल ग्रोस टोटल इनकम निकाल ली, उसके बाद उसमें से जो भी डिडक्शंस अलाउड है वो डिडक्ट कर दो, आ जाएगी हमारे पास। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि ग्रोस टोटल इनकम में से कौन कौन सी डिडक्शंस जो है मिलती हैं एक नॉर्मल एसएससी के तौर पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एसएससी को। 80G, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80IAB, 80IB, 80IBA, 80IC, 80IE, 80JJA, 80JJAA। ठीक है, भी हैं यहाँ पर वीडियो में। आपको जो भी मैंने ये पीडीएफ बना रखा है, ये एज अ नोट्स भी आप इसको लिख सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में पढ़ने के लिए। तो देखो, अब आ जाते हैं सेक्शन 80P पर। सेक्शन 80P में फुल डिडक्शन मिलती है, जितना भी हमारा इनकम है पूरी की पूरी डिडक्ट एज अ डिडक्शन मिलती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर बिजनेस में ही मिलती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडल्ज इन एनी सच बिजनेस which is mentioned below will be allowed full deduction for income from PGBP। ठीक है, अगर हमारा बिजनेस जो भी चीज़ अब हम आपको बताएंगे उसका है और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, तो आपको पूरा का पूरा इनकम एज ए डिडक्शन मिल जाएगा। तो कौन कौन से बिजनेस आते हैं? सबसे पहला बिजनेस आता है कैरिंग बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, अगर उनको बैंकिंग फैसिलिटी या फिर क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब जो ब्याज वगैरह पे पैसे देते हैं ना, उधार पैसे, सॉरी लोन पे पैसे देते हैं, ठीक है, उसका बिजनेस है तो उसके इनकम पे 100% डिडक्शन होती है। कॉटेज इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, उसका बिजनेस है तो उस पर 100% डिडक्शन होती है। फिर आता है, अगर हम किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अंडे हो गए, ठीक है, तो उस पे 100% डिडक्शन होती है। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर अंडे की मार्केटिंग कोई मेंबर कर रहा है तो ही डिडक्शन मिलेगी, मैन्युफैक्चर मेंबर करेगा तो ही डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर हम किसी भी एग्रीकल्चर गुड को खरीदते हैं, जैसे कि बीज हो गए, ठीक है, हमारा लिव स्टॉक हो गया, ठीक है, खेती करने के लिए, और उसको अपने मेंबर्स को देते हैं, तो 80P के अंदर हमें डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स इंसान का नाम ले लेते हैं, एक्स ने, ठीक है, 50 किलो बीज खरीदे और अपने एक ऐसे मेंबर को दिए जो कि खेती करता है, तो 80P के अंदर डिडक्शन मिलेगी। 80P के अंदर डिडक्शन मिलेगी, लेकिन अगर एक मेंबर ने खरीद करके किसी बाहर वाले को दे दिए तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है, अगर
कोई भी मेंबर फिशिंग या फिशिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको। नेक्स्ट आती है कि अगर कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि दूध, सब्जियां, फल, ठीक है, या फिर तेल वाले बीज जैसे सरसों हो गया, ठीक है, इसको सप्लाई करता है किसी भी पब्लिक कंपनी को, किसी भी फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी स्टैचुटरी कंपनी को, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट या किसी भी लोकल अथॉरिटी को सप्लाई करता है, तो उस पे फुल डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सप्लाई जो है फेडरल कॉर्पोरेशन, स्टैचुटरी कंपनी, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को ही होनी चाहिए। अदरवाइज किसी दूसरे को हुई, किसी प्राइवेट हमने किसी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी, तो टीपी के अंडर डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है, अगर हमने जैसे अभी हमने बोला था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज है सप्लाई ऑफ मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स में, लेकिन अगर वो किसी दूसरे को डिडक्शन दे देता, दूसरे को सप्लाई दे देता है ना, तो उसमें डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए तक का मिल सकता है। 50,000 रुपए की इनकम तक पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं जो हमारी सोसाइटी है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो डिडक्शन का अमाउंट बढ़ करके 1 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि अगर एक ऐसी सोसाइटी जो कि हाउस कंस्ट्रक्ट करती है और उन्हें किराए पर देती है और उससे इनकम कमाती है, तो उसके लिए डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये होगी, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारा एक मेंबर है मिस्टर एक्स, ठीक है, उनका बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो वो क्या करती है, घर बनाती है, फिर उनको किराए पे दे देती है, फिर घर बनाते किराए पे दे देती है, और वो जो रेंटल इनकम है ना, वही उसकी इनकम है। तो सिर्फ 50,000 रुपये तक पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लोगे पूरी की पूरी इनकम जो हमें किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से मिली है, इंटरेस्ट के तौर पर या डिविडेंड के तौर पर, वो डिडक्शन के लिए अलाउड होगी, फुल डिडक्शन उस पर मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट, ऐसी इनकम जो कि गोडाउन या वेयर हाउस फैसिलिटीज को रेंट पे देने के लिए हमें मिली है, वो फुल डिडक्शन के लिए अलाउड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऐसी सोसाइटी जो कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में एंगेज्ड है और जिसकी इनकम 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको भी पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अब आते हैं हम, इनकम टैक्स का रेट क्या होगा, ठीक है। देखो, जहाँ पे फुल डिडक्शन मिल रही है वहाँ की तो बात ही नहीं, लेकिन कई कई जगह पर हमने बोला था ना कि ये लिमिट है, ठीक है। अगर उस लिमिट से इनकम एक्सीड कर जाती है तो किस रेट से टैक्स लगेगा। अगर हमारी इनकम 10,000 से कम है तो 10% लगेगा टोटल इनकम पे, ठीक है। इनकम जो कि 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 20,000 से कम है, तो उस पर 20% टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो 20% लगेगा वो 10,000 से ऊपर वाले अमाउंट पे लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी इनकम 15,000 है तो 10,000 पे तो 10% ही लगेगा, बाकी बचा जो 5,000 है ना, सिर्फ उसी पे 20% लगेगा, ठीक है। और जहां पर हमारी इनकम 20,000 से एक्सीड कर जाती है वहां पे 3,000 रुपए में देने होंगे, प्लस में जो भी एक्सेस इनकम होगी ना 20,000 से एक्सेस, सिर्फ उसी पे हमें 30% देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, रेंट का सरचार्ज भी देना पड़ेगा, ठीक है। और सरचार्ज जो है ना, वो एक्चुअल टैक्स से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अगर एक्चुअल टैक्स से ज्यादा होगा तो मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।